So good evening friends, let's see योजना जनवरी पार्ट 3. Okay, so 2 parts have already been covered. So हम लोग जो है योजना पार्ट 3 कर रहे हैं and we are here going to cover one editorial. तो ये अमिताभ कांत जो है उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है and it's about fiscal federalism. Okay, so let's see what exactly is this is about. सो एज़ यू नो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अभी चेंज हो रही हैं. यहाँ पे कोरोना टाइम में भी काफ़ी जो है इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुई है. ओके, न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो हैं दे आर एमर्जिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज दे आर एमर्जिंग. आईसीटी की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, ओके आईसीटी, सो उनका पेनिट्रेशन बढ़ गया है. सो इन दैट सिनेरियो यू रिक्वायर न्यू रिफॉर्म्स. ओके, खासकर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्पेशली एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल मीन्स related to tax, okay, related to finances. Federalism means division of power among two different entities of the state, okay, जिसके अंदर यूनियन और स्टेट के बीच में पावर को कैसे डिवॉल्व करेंगे, टैक्सेशन मैटर्स को लेके, फाइनेंसिस के मैटर्स को लेके. सो उस बात को लेके इन्होंने ये है जो है एडिटोरियल लिखा है. ओके, सो ये कहते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म का इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है एक. ओके, एंड इट ओरिजिनेटेड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. तब जो है ये ओरिजिनेट हुआ है. तो इसको अगर हम देखें, सो ही हैज़ गिवन द डेफिनेशन ऑल्सो. एवोल्यूशन ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन कंट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके बीच में फाइनेंसिस को लेकर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक्सपेंडिचर किस हिसाब से होंगे, रेवेन्यू किस हिसाब से जो है एलोकेट किया जाएगा, कि स्टेट गवर्नमेंट किन एरियाज़ में स्पेंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किन एरियाज़ में स्पेंड करेगी, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी किन चीज़ों को लेके, टैक्सेशन पावर्स को लेके यहाँ पे बात की गई है. ओके, सो बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रियलाइज द कॉस्ट एफिशिएंसी. ओके, कॉस्ट एफिशिएंसी को रियलाइज करने में हेल्प करता है ये. ओके, तो ये बात इन्होंने लिखी है. एंड इफ़ यू सी, so he is saying that in India fiscal federalism as it stand today is the result of historical evolution. तो यहाँ पे historical evolution का इन्होंने एक example दिया है. Okay, and over the time he is saying through various commission, committees and parliamentary enactments, okay, हमारी country का जो federal system है that has evolved. Okay, और वो एक तरीके से इवोल्व हुआ है यहाँ पे. एंड एवोल्यूशन ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ इट्स रूट इन 1858. ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ये चलता आ रहा है. ओके, एट दैट टाइम देयर वाज नो स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बजट कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों को लेके कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था. सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन्ड द एंटायर कंट्रोल. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होता था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम. ओके, 1858 के आसपास की बात कर रहे हैं ये. एंड दे एंजॉय देयर डिस्क्रिप्शन हाउ द फंड इज टू बी स्पेंट. पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे प्रेरोगेटिव होता था. बाकियों को जो है एक तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी प्रोविंसेस को लेके. ओके, फर्दर लोकल गवर्नमेंट्स कलेक्टेड रेवेन्यू एज एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट अगर कोई रेवेन्यू कलेक्ट भी कर रही है तो वो भी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह काम करती थी. ओके, तो ये बात इन्होंने बताई है. सो हाउएवर द नीड टू डिसेंट्रलाइज द फाइनेंसिंग सिस्टम वाज an inevitable necessity. Okay, now you have to understand this thing. India is a very diverse country, okay, and very vast country. So in country like India you cannot manage things with centralization. Okay, centralization के साथ आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि कंट्री की जोग्राफिया और अगर आप बाकी चीज़ों देखें तो बहुत ही वास्ट और डाइवर्स है. सो इन दैट सिनेरियो डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिक्वायर्ड. ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन वाज डेफिनेटली रिक्वायर्ड और वही चीज़ जो है यहाँ पे फैसिलिटेट हुई है विद द हेल्प ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. दैट स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेंटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ओके, सो ये बताना पड़ेगा आपको कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू टेक थिंग्स नियर टू द पीपल. आपको चीज़ों को लोगों के नज़दीक ज़्यादा लेके जाना पड़ता है. सो राइट नाउ थर्ड टीयर हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, जिसके अंदर लोकल बॉडीज़ की बात है उनको भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है. ओके, सो सब्सटेंटिव एफर्ट्स वर मेड ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल. और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ये एक तरीके से उनका हार्ट चेंज हुआ. एंड इन 1917 दे लुक्ड फॉर द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात की विद द मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ओके, मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोल सकते हो, उसके बेस पे जो है ये चीज़ें निकल के आई. ओके, एंड अ सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो व्हाट वाज दिस डायरकी? बेसिकली you divided the subjects
okay, administrative subjects were divided and sources of revenue were also divided. Okay, so administrative subjects भी divide हुए, sources of revenue भी divide हुए between central and the provincial powers. So central level पे भी थी एक government और province level पे भी government थी, उनके बीच जो है responsibilities वो है डिवाइड की गई, कर दी गई. सो द फर्स्ट कैटेगरी वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय काउंसलर्स अपॉइंटेड बाय द क्राउन, ओके, या सेंट्रलाइजेशन था. द सेकंड वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्टर हु वर चोजन बाय द गवर्नर. ओके, तो यहां पे मिनिस्टर को एक तरीके से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. गवर्नर यूज्ड टू चूज दैट मिनिस्टर फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. नाउ दीज वर इलेक्टेड मेंबर्स. ओके, so elected members means what? They have certain responsibility. Okay, so ये बात यहाँ पे आती है. And accordingly grants were fixed from central revenue. Central revenue की तरफ से कुछ grants जो है वो आते थे. Okay, और इन चीज़ों को लेके further decentralization की गई. Now you have to understand this thing. In 1927 Simon Commission reviewed the Government of India Act 1919. Okay, and it recommended establishment of Federal of Indian State and Provinces. So फेडरल स्टेट्स, ओके, फेडरल ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड प्रोविंसेस का रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने 1927 के अंदर दिया. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंजेस वर मेड. चीजें आगे बढ़ी, एक्सपर्ट कमेटी एक बनाई गई. ओके, लॉर्ड विस्काउंट इसके एक तरीके से चेयरमैन थे. दे एग्जामिन्ड द फिस्कल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, की सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में फिस्कल रिलेशन कैसे रहने वाला है. ओके, एंड हाउ द इनकम टैक्स इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस. तो ये एक तरीके से शेयर को फिक्स करने की बात थी कि हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड द इनकम टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ओके, एंड बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ब्रॉट आउट. ओके, ये एक्ट आता है एंड इट एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल सिस्टम विद प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स एज टू डिस्टिंक्ट यूनिट्स. ओके, तो ये दो डिस्टिंक्ट यूनिट्स बनाए गए with the help of Government of India Act 1935 and it established the federal structure in India. Okay, so question ये भी आता है कि relevance of Government of India Act 1935 in forming Indian Constitution. तो people say that Indian Constitution, our Constituent Assembly, okay, they were very much influenced by this Government of India Act 1935 क्योंकि इंडिया इसके अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा था. Okay, so they continued it, many provisions were taken and federal system was one of them. Okay, thus the Act of 1919 and Act of 1935 established a basic structure of fiscal federalism in India. Okay, so इस बेस पे fiscal federalism का basic structure इंडिया में बनता है. And Act of 1919 provided for separation of revenue heads. Okay, कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में रेवेन्यू हेड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे. ओके, एंड Act of 1935 allowed for sharing of centers revenue. Okay, so presently if you see central government collects the revenue and वो फिर share किया जाता है states के साथ. So that provision we got it from Government of India Act 1935. Accordingly grant in aid system, okay, present जो है government grant in aid भी देती है. So that also has been taken from Government of India Act 1935. Okay, so these things should be known to you. Now you have to understand this thing. After independence we were facing multiple problems. Partition हुआ था, refugee crisis. Okay, institutions जो है हमारे इतने equipped नहीं थे, we were ill equipped. Okay, colonial machinery थी पूरी की पूरी. So you need to understand this thing. In that scenario our system, our government did a remarkable job. Okay, और इसको देखते हुए Constituent Assembly they conducted multiple debates कि what will be the federal structure of India, how you are going to devolve the fiscal federalism or how you are going to devolve the taxation system in this country. So all those things were done. Okay, और एक तरीके से federalism became an essence of the constitution. Now it is very important, this is an essence of the constitution. It and multiple debates were carried out in your Constituent Assembly. बहुत सारी debates जो है यहाँ पे की गई थी. Okay, तो उसके बाद हमारा federal structure आया. So as you know Dr. B.R. Ambedkar, so his words are very important. Okay, so he says the draft constitution is federal constitution. Okay, draft constitution is federal constitution as it establishes the dual polity. So dual polity here he is saying under the proposed constitution will consist of the union at the center and the state at the periphery. Okay, so this has been told by
B.R. Ambedkar, that there will be union at the center and state will be at the periphery, okay, with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively. Means their field will be different, okay, that's why we have different list. There is a union list, there is a state list. So आपकी union list अलग है, state list अलग है. Those particular tasks have been assigned to them, okay, and accordingly they have to act. और उसी के अंदर वो काम करते हैं. So थिंग्स एंड बी स्ट्रीमलाइंड, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1950, ओके, डिफाइंस इंडिया एज अ सेक्युलर फेडरल socialist union of state, okay. So both center and the state have separate legislative, executive and judicial arms. So ये हमारे यहाँ पे है, okay. So it's a good thing. Now 7th schedule, as I told you, demarcates the power and the functions of the union and the state. So here is a union list, state list, concurrent list, and accordingly the power to tax was also devolved, okay. So subjects in union list include atomic energy, defense, national highways, okay, those having significant scale of economies, means bigger projects which have larger dimension, okay, those were taken here. And subject of state list include matters with significant development potential, okay, within the states. There are many matters which are taken up in the state list, like health, okay, health आपका state list में है, agriculture is also in state list, okay. So basically things which are closer to the people वो वहाँ पे एकदम जाके रखी गई हैं, okay, कि आप जो है जो चीज़ें लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ जो है उनको स्टेट लिस्ट के पास दे दे, so that state can act in a proactive manner. This was the thought process. The constitution also specified taxation powers, that center and state both will be taxing and their taxation power will be different, okay, and there should be a principle governing the sharing of revenue, कि किस हिसाब से आप जो है उनके बीच में रेवेन्यू को एक तरीके से डिवाइड करोगे. एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ओके, नाउ जीएसटी हैज कम, ओके, the system has been further devolved. So here we are working for one single market. So GST is working on a system of single market economy, okay. It treats India as a single market. That was our idea. So here GST, the powers were further shared. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को शेयर किया गया, ओके, और चीजें फिर भी डिवाइड की गई. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देयर आर few topics, few subjects on which state government can still act. So if you talk about excise duty, so again it is a prerogative of the state government to act on it. State government उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है ना. So excise duty की बात करें, okay, alcohol beverages उनके ऊपर ड्यूटी की बात करें, stamp duty की बात करें, okay, तो state have the right to collect stamp duty, excise duty on alcohol beverages. So ये चीज़ें अभी भी जो हैं स्टेट के अंडर हैं डायरेक्टली, ओके. कुछ चीज़ों में पावर्स हैव बीन डिवाइडेड. सो if you see income tax, corporate tax, so that's the prerogative of center. वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें. स्टेट गवर्नमेंट हैज नो रोल इन दैट, ओके. सो सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट्स, ओके, इंडिया इज नॉट यूनिक इन द सेंस. सो इट इज नॉट अ न्यू फंक्शन इन इंडिया. सो ये मल्टीपल ट्रांसफर पहले से होता आ रहा है, ओके. एंड वी हैव अ फेडरल सिस्टम. तो आपको डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है डिफरेंट, जो एक तरीके से आप ये मान के चलिए वर्टिकल, उसमें अगर हम जाएंगे तो यूनियन, स्टेट, देन योर लोकल गवर्नमेंट, सबके फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस यहाँ पे करना पड़ेगा. सो इन इंडिया, इन ऑर्डर टू करेक्ट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, ओके, वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मीन्स देर आर मल्टीपल स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र. सो विद इन those states also you have to divide the amount, okay, taxation amount उनके बीच में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये बात इन्होंने भाई है. The general purpose of transfer are untied fund, okay, developed to the state governments via finance commission. Now these funds are untied. You have to understand the difference between tied and untied funds. So tied funds if you talk about, so tied fund जिसको जोड़ा गया है किसी और के साथ, द टाइड फंड कैन बी यूज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. उसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ वो टाइड फंड यूज हो सकता है. अनटाइड फंड, द स्टेट्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी. स्टेट्स अपनी अकॉर्डिंग जो है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उन पैसों को खर्च कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज अनटाइड. किसी को किसी के साथ जोड़ा नहीं गया है, ओके, अनटाइड. सो यू हैव दिस. सो फाइनेंस कमीशन, ओके, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड, टू गिव द फॉर्मूला. वो फॉर्मूला बताता है कि किस बेस पे हम लोगों को ये डिवीजन करना है. सो डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस के लिए क्राइटेरिया चाहिए हमें, एंड दैट क्राइटेरिया इज रिकमेंडेड बाय योर फाइनेंस कमीशन.
वो फाइनेंस कमीशन आपका वो क्राइटेरिया देगा कि किस बेस पे आप जो है सेंट्रल टैक्सेस को डिवोल्व करोगे स्टेट्स और बाकी यूनिट्स के बीच में. सो दैट आइडिया इज गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके, सो आर्टिकल 275, 278 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो यहाँ पे चीज़ों को एड्रेस किया जाता है. सो दिस थिंग शुड बी नोन टू यू. नाउ अदर देन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो 14th फाइनेंस कमीशन, द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड. उन्होंने काफ़ी मेजर इम्प्लीमेंटेशन सजेशन दिए थे. 15th फाइनेंस कमीशन हैज कम अप विद द रिकमेंडेशन एंड विच इज गोइंग टू which the government is going to first see, analyze and accordingly take the decision. Okay, so this decision is still pending. So remaining central transfer to states are in the form of specific purpose transfers. Okay, ये specific purpose transfer होते हैं and which are termed as tied transfers. So these are tied transfers. As I told you, it is only the money, the amount can be used only for a specific purpose. Okay, उसके लिए सिर्फ आप use कर सकते हो. Now like health, education, skill development and other area. Okay, so ये बात इन्होंने बताई है यहाँ पे. Now there is another way. So these transfers are made by the concerned central ministry or departments in the form of centrally sponsored scheme. Okay, so ये centrally sponsored scheme के through भी जो है पैसा दिया जाता है. So these are some ways through which the money is given to the states. Okay, states को इन चीज़ों के through पैसे दिए जाते हैं. If you see developmental plan transfer, okay, so these were made by the planning commission. Okay, ये प्लानिंग कमीशन पहले देता था, अब जो है प्लानिंग कमीशन इज नॉट देयर. सो थिंग्स हैव बीन डन अवे विद. ओके, ये चीज़ें अभी नहीं है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंड एलोकेशन इज नाउ एंट्रस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उसके अकॉर्डिंग पैसा कैसे देना है तो वो मिनिस्ट्री फाइनेंस देख रही है चीज़ों को लेके. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू लोकल बॉडीज. Now this is very important, okay, because local bodies are underperforming in this country. One of the reason is that they don't have the money. Okay, so devolution of power to the states without any further decentralization at the level of sub state. Okay, so ये ऐसा किया गया था. And before 1990s, here we are talking about 73rd and 74th Amendment Act. So 73rd और 74th Amendment Act से पहले the system was very weak. Okay, ये बहुत ही वीक सिस्टम था, मतलब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब थी. अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स वो इतना पैसा देती नहीं है लोकल बॉडीज़ को. दिस इज़ द रियलिटी. सो उससे पहले सिचुएशन वाज वर्स्ट, यू कैन से सो. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 1992. ओके, एंड 2-tiered इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड इनटू 3-tiered. ओके, now you got rural and urban local bodies. Okay, your 2-tiered system was converted into 3-tiered. And you see, under this particular act, the state legislature are expected to devolve responsibility, powers and authorities to panchayat and municipalities. So state governments के expect किया जा रहा था कि they will devolve their power to local bodies. Now you have to understand this thing. This is a politics game. Okay, why they don't evolve their power? One of the reason is that they don't want the sarpanch, okay, the panchayat members to come to limelight. उनको limelight ना मिल जाए. If they are outperforming the MLAs or MPs, तो सरपंच जो है वो पॉपुलर हो जाएगा. Okay, so because of that they thought, okay, there is no point in decentralizing it. कोई और further decentralization करने की जरूरत नहीं है. So ये प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है. ये प्रॉब्लम as it is है that states are reluctant to decentralize. Further decentralization नहीं होता है. Okay, now your constitution is saying this. Okay, this article 243D and article 243Y further necessitate the constitution of state finance commission. So regular interval पे state finance commission बनाने की बात कही है इन्होंने. Okay, so that there can be a distribution of taxes. वो state government के taxes हैं कि कैसे आप पंचायत और local bodies के बीच में या state entities और local bodies के बीच में how are you going to distribute the taxes. Okay, कैसे आप taxes को distribute करोगे. So for that state finance commissions are formed. Now you have to understand this thing. The working of state finance commission is questionable. Okay, because all these are political appointments. Political appointments होती हैं, कुछ खास efficacy इनकी ज़्यादा नहीं होती. Okay, so you have to understand this thing. Presently, if you want to better utilize the funds, okay, ज़्यादा अच्छे से funds को अगर आप utilize करना चाहते हो, then you have to redefine the fiscal federalism. इसको redefine करने की ज़रूरत है. Okay, no doubt many research, many changes have been made, many reforms have been made. So 73rd 74th Amendment Act वो भी आया है. Okay, our economy has opened now, ज़्यादा economy open हुई है. GST has been implemented. Okay,
Then Niti Aayog is also there. Now Planning Commission has been replaced by Niti Aayog. This should be known to you. Okay. So ये बात चल रही है. After that there is rationalization of centrally sponsored scheme. उसके ऊपर भी बात चल रही है, काफी चीजें रैशनलाइज की गई हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप एंड देयर इज अ सजेशन फ्रॉम द मल्टीपल फाइनेंस कमीशन दैट द कंपोनेंट ऑफ अनटाइड फंड्स, ओके, दिस शुड बी इंक्रीज्ड. कि पैसा इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग द मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट, देन दिस कंपोनेंट ऑफ अनटाइड फंड शुड इंक्रीज. ओके, ये तो डेफिनेटली आपका इंक्रीज होना ही चाहिए. नाउ लास्ट फ्यू इयर्स विटनेस सर्टेन मेजर प्रोनाउंसमेंट. ओके, काफी जो है चीजें बदली हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन को लेके. नाउ दीज चेंजेस आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. यू कैन राइट इट इन योर आंसर. ओके, ये सीधी सीधी चीजें आप लिख सकते हो. नाउ इंक्रीज इन अनटाइड फंड्स. तो स्टेट को जो पैसा दिया जाता था अब अनटाइड है, उसको नहीं टाई करके दिया जाता. मींस दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा मन चाहे जहां मन चाहे खर्च कर सकते हैं वो. ओके, सो पहले टाइड दिया जाता था, मतलब हेल्थ का लिए पैसा आ रहा है तो आप हेल्थ के ऊपर ही खर्च करोगे, आप बाकी जगह पे नहीं करोगे. बट दैट थिंग हैज बीन डन अवे विद. और अब चीजें जो है एक तरीके से और अच्छे से उनके पास ऑप्शन होता है कि वो स्पेंड करें. So, Finance Commission transfer comprising of tax devolution grants to the states have remained the major source of transfer. Okay, 14th Finance Commission suggested to increase the proceeds from 32% to 42%. कि सेंटर के जो फंड्स हैं उसका 32% पहले मिलता था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 42%. वो 42% अब जो है सेंटर के टैक्सेस जो होते हैं वो स्टेट्स को जाते हैं. ओके, 42% अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. नाउ इट एनेबल्स देम टू डिजाइन देयर एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली. अपने अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंडिचर को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर सकते हैं. एंड इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक थिंग. ओके, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देयर रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट, southern states their requirement will be different. So accordingly now they have the flexibility to spend as they want. अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो जो चीजों को स्पेंड कर सकते हैं. Okay, so this thing has been made. So if you see the amount which was earlier devolved to states or given to states, that has been increased significantly. वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है. Okay, and it has come to 18 lakh crore, 11 lakh crore, 11.11 lakh 18 lakh crore in 2019-20. ओके, 11 लाख करोड़ के आसपास पैसा जो है अब डिवॉल्व होता है. इट्स अ गुड थिंग. सो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अकॉर्डिंग पैसा खर्च कर सकती हैं. नाउ 15th फाइनेंस कमीशन आ गया. ओके, बिफोर दैट यू शुड नो हाउ नीति आयोग इज चेंजिंग द थिंग्स. ओके, नीति आयोग कैसे चीजों को बदल रहा है. सो यू हैव प्रोग्राम्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग एक तरीके से परसुएट करते हैं टू कम्पीट विद ईच अदर. नाउ दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे पैरामीटर्स बहुत ही खराब हैं, ओके, दोज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन टर्म्ड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो 115 के अराउंड हमने आइडेंटिफाई किए हैं. एंड वी आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग देम. ओके, जहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के वो थोड़े खराब होते हैं, तो उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे उठा के देख रहे हैं. ओके, देन यू हैव लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. लोकलाइजेशन हियर मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन, ओके, यू आर गोइंग टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. वो यहाँ पे टारगेट इन्होंने डाला है कि सेंटर मान लो टारगेट सेट करेगा, बट योर सिस्टम जो एक्टिव मशीनरी होगी वो वहां पे आपकी लोकल मशीनरी होगी जो एक्टिवली काम कर रही होगी. ओके, सो ये चीजें इन्होंने बोली हैं. देन नॉर्थ ईस्ट फोरम इज देयर वेयर नीति आयोग इज वर्किंग. सो बेसिकली नीति आयोग इज फैसिलिटेटिंग द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. Now how it is competitive in the sense the ranking system is there. Okay, now if these aspirational district program, now these districts they are competing with each other for the ranking on multiple parameters. अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर इनकी रैंकिंग निकाली जाती है और ये compete कर रहे हैं आपस में. ओके, सो ये सारी चीजें जो है इन्होंने की है. सो अलग अलग प्रोग्राम्स नीति आयोग ने उठाए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए. डिफरेंट इंडेक्सेस आर देयर. अदर देन दैट यू शुड नो द रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, नाउ ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहता था. रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों जरूरत होती थी. दीज आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, सेंटर यहाँ पे पैसा डालता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी. ओके, नाउ देयर नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड. तो अगर आपको ये डाटा मालूम हो, देयर नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 66 टू 28. ओके, नंबर कम हो गया है यहाँ पे. तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोलते थे कि वाई सेंटर इज इंटरफेयरिंग, सेंटर क्यों इंटरफेयर कर रहा है. तो इस बात को लेके प्रॉब्लम होती थी और अब नंबर उनका कम कर दिया गया है, रैशनलाइजेशन कर दिया गया है. नाउ यू शुड नो इन दिस द फंडिंग मैकेनिज्म हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड. ओके, फंडिंग मैकेनिज्म पहले क्या था, दैट 70% ऑफ मनी विल कम फ्रॉम
center, 30% from the state. Okay, in case of large state I am talking about. Now 60% is coming from the center and 40% from the state. तो states का component भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया. It's a good thing. Okay, कि state government भी बोले कि हमारा भी कुछ यहाँ पे योगदान है. Okay, इन चीज़ों को लेके ऐसा किया गया है. तो नीति आयोग मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेशन भी देता है. ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे हैव इवॉल्व्ड. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज नॉट द ओनली स्टेप दैट दे हैव डन. ओके, अदर देन दैट this is there is an end to centralized planning era and discretionary grants. Okay, so planned और non planned जो पहले grant system होता था that has been done away with. बजट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है. बजट 27-2018 से ऐसा किया गया था. Okay, because here you are increasing the devolution and untied transfers are increasing. Okay, so what was the point of having discretionary system कि center अपनी discretion के according पहले grants देता था. अब क्या जरूरत है? When you are already increasing the funds, आप जो है state की discretion बढ़ाओ ना. How state wants to spend, तो वो discretion यहाँ पे बढ़नी चाहिए. Okay, so discretionary transfers such as additional central assistance, special plan assistance, okay, those things, these things were discontinued. So multiple discretionary transfer होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने के लिए करता था. ओके, जिस एरिया में इलेक्शन है वहाँ पे ज़्यादा फंड दे दो, इस टाइप की चीज़ें. ओपोजिशन पार्टी का स्टेट है तो उनको थोड़ा कम फंड दे दो. सो इस टाइप की चीज़ें होती थी पहले, जो कि चीज़ें अब नहीं हो रही हैं. ओके, बिकॉज ओवरऑल डेवल्यूशन हैज इंक्रीज ना. यू शुड नो 42% अब सीधा सीधा उनको जा रहा है. ओके, सो इट्स अ गुड थिंग. नाउ 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं. वी लुक इनटू दैट. सो बिफोर दैट लेट्स सी दिस. सो जीएसटी अब आ चुका है. वन ऑफ द बिगेस्ट फिस्कल रिफॉर्म. ओके, जीएसटी Article 279A, okay, it provided for creation of GST Council. Now ये GST Council बनी है Article 279A के अंदर, which is a joint forum for union and states, okay, and they are collectively taking the decision, collective decision ले रहे हैं वो. It's an idea of shared responsibility, okay. So shared responsibility है यहाँ पे चीज़ों को लेके, collectively decision making, they are sharing the responsibility for taxation. So this is working. Okay, it's a good example of fiscal federalism. One of the example of fiscal federalism where your state and center are cooperating. So they are cooperating and it's an example of cooperative federalism also. Okay, so cooperative fiscal federalism का एक तरीके से example आपको दिखेगा कि GST काउंसिल के अंदर होता है. सेंटर और स्टेट्स कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं. ओके, हर एक के इंटरेस्ट को वहाँ पे अपहेल्ड किया जाता है. सो डाटा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस नीति आयोग में है ये. ओके, दैट हाउ द फंड इज बीइंग स्पेंड, कैसा पैसा जा रहा है. द ट्रेल इज लुक्ड आफ्टर बाय द नीति आयोग. ओके, और ये चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. दे हैव प्रोवाइडेड दिस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क. मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एक तरीके से प्रोवाइड किया है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन. सो पहले जो है आप सिर्फ आउटलेज ऑफ स्कीम के ऊपर चाहते थे. यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन आउटकम्स. नाउ यू हैव मेड द सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड. आप जो है आउटपुट और आउटकम्स ढूंढ रहे हो बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग इट. ओके, वेदर वट एवर मनी इज बिंग स्पेंट, वेदर इट इज गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड और नॉट, क्या ग्राउंड पे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है उसका. सो दोज थिंग्स आर एड्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनिटरिंग सिस्टम. ओके, एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन क्योंकि अब आप आउटकम करवा रहे हो. स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रहे हो सर आपने पैसा खर्च किया तो कहाँ गया वो पैसा. ओके, जमीन पे तो नहीं दिख रहा. तो आउटकम की बात हो रही है यहाँ पे. एंड नीति आयोग रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट स्टेट्स आर द इकोनॉमिक ग्रोथ इंजिन्स. ओके, सो इक्वल पार्टनर्स के लेके चलता है नीति आयोग. दे आर द इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, ये माना जाता है. अर्लियर प्लानिंग कमीशन कैसे उनको ट्रीट करता था, दे वर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स. ओके, उनसे पूछा ही नहीं जाता था जो आपका प्लानिंग कमीशन होता था. नाउ नीति आयोग इट डील्स विद देम. ओके, इट टॉक्स विद देम, इट आस्क्स देम व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स. उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं. ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग. नाउ here with the idea that if you are going to make your state strong, indirectly आप अपनी नेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. और नीति आयोग इसके ऊपर काम करता है. इसके तरह वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करता है. ओके, दैट नीति आयोग फोस्टर्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, और वो सबको साथ में लेके चल रहा है. एंड there are multiple engagements, there are multiple mechanisms. Okay, now here is a group. So governing council if you talk about, okay, prime minister it talks with the chief ministers. Okay, और group of chief minister के साथ सबके साथ वो बात करते हैं. and there is sharing of powers. okay, तो उसका example है कि policy support. so state governments and UT they require the policy support.
and Niti Aayog provides that. Niti Aayog, if you see, it's a body of experts, it's a think tank. Experts हैं वहाँ पे, किसी भी स्टेट को हेल्प की जरूरत है तो वो एक्सपर्ट्स अपनी राय दे देते हैं एंड वो स्टेट को काफी बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे. ओके, स्पेशली फॉर द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इफ यू टॉक अबाउट, एंड आई हैव टोल्ड यू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया. ओके, 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिनके पैरामीटर्स काफी खराब हैं, वहां पे एक तरीके से काम चल रहा है. ओके, एंड नीति आयोग इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. देन यू हैव northeastern states, their requirement is completely different. Himalayan states, island development, their requirements are completely different, and Niti Aayog is catering to their requirement separately. Uske according वो वहाँ पे cater कर रहा है. Okay, so if you see the governing council of Niti Aayog, it comprises of chief minister, all states के chief minister, UT legislatures. Okay, UT जहाँ पे legislature है वहाँ के भी CM आते हैं. Then lieutenant governors. Okay, उन लोगों को साथ में लेके it is forming a team India. Okay, that your Niti Aayog is working as a team India. ये team India बना के चल रहा है एक तरीके से. Okay, so सब states को साथ ले रहे हैं, सबका साथ सबका विकास. Okay, so उसके अकॉर्डिंग नीति आयोग चल रहा है. एंड नीति आयोग हैज बीन प्रोवाइडिंग रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू सेंटर, स्टेट एंड अदर एंटिटीज. ओके, सबको रेलेवेंट एडवाइस देना, मॉडलिंग करना, प्रोग्राम्स बनाना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज. सो ये एक तरीके से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप. ओके, एंड इट इज फॉर्मिंग अ गुड मॉडल. इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल forums to identify these state specific constraint. Okay, now the state specific constraints might be there. The southern states, their requirement is different. Northeastern states, their requirement is different. So we have to cater them accordingly. Okay, उन अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग आपको एफर्ट मारना पड़ेगा और वही जो है चीज यहाँ पे की जाती है. Now it's a unique initiative. Okay, Niti Aayog has endeavored to promote competitive federalism. Okay, by facilitating improved performance. Okay, कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी ये बढ़ा रहा है. नाउ स्टेट्स की रैंकिंग आती है, स्टेट्स आर कंपीटिंग फॉर द रैंकिंग एंड दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव देमसेल्व्स. ओके, वो अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव करते हैं. सो सम ऑफ द इंडिसेस इफ यू सी, एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ओके, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, डेल्टा रैंकिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, और आप वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, कंपटीशन यहाँ होता है. सो दीज स्टेट्स दे ट्राई टू इंप्रूव देमसेल्व्स, एफर्ट मारते हैं, एक दूसरे को इंप्रूव करते हैं. और who is the beneficiary out of it? Citizen of India is the beneficiary. The person who is living in that state is the beneficiary because their respective state governments are making an effort. Okay, so ये चीज यहाँ पे आ रही है. एंड एज आई टोल्ड यू, डाटा मॉनिटरिंग का होता है यहाँ पे काम. सो इट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन यू आर गोइंग टू मॉनिटर द डाटा, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन आउटकम्स. आप आउटकम्स की यहाँ पे बात करते हो. ओके, सो ये कुछ चीजें हैं. सो हियर वी आर टारगेटिंग दैट स्टेट्स शुड एमर्ज स्ट्रॉन्गर. ओके, सो व्हेन स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर, नेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. सो इट्स अ गुड एग्जाम्पल दैट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स ओके कॉम्पिटिटिव गुड गवर्नेंस. Now you need to replace this competitive populism with the competitive good governance. You have to bring in the best practices which is going to help your states, your country to move to next level. So ये competitive populism से बात नहीं होगी. Okay, जो populist policy होती हैं, in long run they might have a negative impact. Okay, this has been said here. Now what's the going forward? Okay, the challenge of striking balance between the efficiency and equity. Okay, this is the main problem here and you have to understand this thing. Needs of all states. Now Bihar, okay, Northeast and Jharkhand, Chhattisgarh, these states they require more help. Okay, so उनको अलग से आपको एड्रेस करने की जरूरत है. So one of the greatest achievement in the realm of center state relation is the states are seen as a driver of not only the country's growth but also improving the lives of the citizen. ओके, कि लोगों की जिंदगियां बेहतर करने की जिम्मेवारी भी अब स्टेट्स के ऊपर है और कंट्री को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है. ओके, सो दिस हैज बीन टोल्ड एंड द रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ टैकलिंग कोविड क्राइसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल how the state government and the center, their collective effort was very effective and we have been able to deal with it. Okay, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है. Okay, we have been able to deal with it in a sustainable manner. काफ़ी अच्छे मैनर से हमने इसको डील किया है. ठीक है ना. So the present crisis like climate change, all these things are going on. Okay, so in that scenario definitely your state and your center, they all have to work as a team. ये बात इन्होंने बोली है. सो इकोनॉमिक कंडीशंस आर चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग. ओके, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर कमिंग. efficient government, efficient governance is required. So without the help of state it is not possible. Okay, there have to be a two-way communication. Two-way communication आपको लेके आना पड़ेगा. So
चीज़ों को साथ में लेके आना पड़ेगा. टू वे कम्युनिकेशन, हाउ इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट दैट? द सेंटर शुड ऑल्सो एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द स्टेट एंड स्टेट शुड ऑल्सो address the concerns of the center. Okay, so this is the main thing that both the entities should work upon. So that's it for today. Thank you very much.